We start with the revision of dual nature of matter and light. किसी भी मेटल सरफेस से अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने हो तो कुछ मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इलेक्ट्रॉन्स दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस. दो तरह से समझ सकते हो. एक तो ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इसे बाहर निकालने के लिए. दूसरा ऐसे समझ सकते हो, इसकी वजह से, न्यूक्लियस की वजह से इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, और इमोशन में है तो इट ऑल्सो हैज सम काइनेटिक एनर्जी. तो इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन पोजेसेस सम एनर्जी. तो जितनी एनर्जी इसमें है हमें कम से कम उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट, फ्रॉम द एटम. And the minimum energy required to eject an electron from the metal surface, that's called work function. ये एनर्जी हीट, लाइट, फील्ड अलग अलग फॉर्म्स में आप दे सकते हैं. लाइट की फॉर्म में जब ये एनर्जी दें तो फोटो एमिशन कहलाएगी. हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. द फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. यानी लाइट whose energy is greater than the work function of the metal, अगर वो इंसिडेंट हो मेटल सरफेस पर तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड आउट. लाइट मस्ट बी इंसिडेंट. इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, या इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, या वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए. ठीक है, सारे फैक्टर्स हैं ये. फ्रीक्वेंसी, एनर्जी शुड बी मोर देन वर्क फंक्शन, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ शुड बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. और अगर यहां एक मेटल प्लेट और लगा दें और इसे कुछ पोटेंशियल दे दें तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा. एनक्लोज कर दें इसे ग्लास ट्यूब में टू शील्ड इट फ्रॉम ऑल आउटसाइड इफेक्ट्स. करंट फ्लो होगा. द करंट विल बी कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट फ्लो होगा. द करंट विल बी कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक करंट. द फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. जो भी एनर्जी देंगे कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में, एंड द रेस्ट विल बी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स. h nu equal to h nu naught plus half mv square, and this becomes Einstein's photoelectric equation, nu minus nu naught. और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यू को c by lambda लिख दें तो 1 by lambda naught, 1 by lambda minus 1 by lambda naught. ध्यान रखना, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, तभी एमिशन होगी. ठीक है, वेरी क्लियर. ये सब लिखा हुआ है, फिर लिख लो, याद हो जाएगा, फॉर्मूले बहुत काम आएंगे. तो लाइट की एनर्जी ऑलवेज गिवन बाय एच न्यू या एच सी बाय लैम्डा. वर्क फंक्शन W और W नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट. इसमें फिर हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोइलेक्ट्रिक करंट. क्या क्या है यहां जो हमें दिख रहा है. लाइट इंसिडेंट है तो लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की फ्रीक्वेंसी, इनके इफेक्ट्स हो सकते हैं, या जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इसका इफेक्ट हो सकता है. वी कॉल इट एनोड पोटेंशियल. तो एनोड पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होगा, फ्रीक्वेंसी का, इंटेंसिटी का. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. कुछ ग्राफ्स हैं, चैप्टर के सारे ग्राफ्स आज हम ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहला इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. जब हम कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ा दी, अलग अलग तरह से समझ सकते हो. अमाउंट ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, विच इज इंसिडेंट इंक्रीजेस, लाइट बढ़ गई. ज्यादा लाइट इंसिडेंट है, ज्यादा एटम्स पर इंसिडेंट है,
ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, या कह लो इंटेंसिटी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स। ज्यादा फोटॉन्स इंसिडेंट है, so they are incident on more number of atoms, so more electrons are ejected out। और अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा इजेक्ट होंगे तो करंट भी ज्यादा होगा। तो photoelectric current is directly proportional to intensity of incident light। Condition: the frequency of incident light must be greater than threshold frequency। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की बढ़ाने पर, intensity of incident light if we increase, then photoelectric current also increases। ठीक है। एंड देन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। If we increase the intensity of incident light, no change will be there in the kinetic energy of ejected electrons। ejected electrons की kinetic energy वही की वही रहेगी। दोनों बातें ध्यान में रखनी है, करंट इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। थोड़ा स्पीड ज्यादा रखें, चैप्टर आज ही खत्म होना चाहिए। असाइनमेंट हमने ग्रुप में भेजा था, क्वेश्चंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उनकी डाउट्स पूछेंगे। 1 मार्कर्स हैं, 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 8-10 से ज्यादा डाउट्स नहीं होंगी, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, एटम्स एंड न्यूक्लियर। ठीक है। सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, लाइट उतनी ही है जितनी पहले थी, यानी इंटेंसिटी चेंज नहीं की है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मतलब इंसिडेंट लाइट की एनर्जी ज्यादा हो गई, तो इजेक्ट करने में तो उतनी ही यूज होगी। तो कहां इफेक्ट आएगा इसका? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर से वी हैव लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, तो जितने एटम्स पर इंसिडेंट थी अभी भी उतने ही एटम्स पर इंसिडेंट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स अभी भी उतना ही है, तो फिर जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो भी अभी भी उतने ही होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड विल रिमेन सेम। और अगर इलेक्ट्रॉन्स उतने इजेक्ट होंगे तो करंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। किस पर इफेक्ट होगा? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इफ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट ग्राफ यहां से शुरू होगा। फ्रीक्वेंसी के सारे ग्राफ्स थोड़ा आगे से शुरू होंगे, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो नो एमिशन विल टेक प्लेस, कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नो इफेक्ट ऑन करंट, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। उल्टा हो गया, इंटेंसिटी बढ़ाई थी, करंट बढ़ गया था, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, करंट कांस्टेंट रहेगा, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? राइट देन नेक्स्ट, अगर ये पोटेंशियल बढ़ा दें, वी कॉल दिस एज एनोड पोटेंशियल, ये वोल्टेज अगर बढ़ाएं तो क्या होगा? तो अफेक्ट ऑफ एनोड पोटेंशियल, अगर हम कोई भी पोटेंशियल ना अप्लाई करें, करंट होगा? विल देयर बी करंट? एनीबॉडी? if there is no applied voltage, will there be current? तो ध्यान से समझा जाए, जागते रहो, सोना नहीं।
मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। द मोमेंट इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। एंड दिस पॉजिटिव चार्ज इंस्टेंटली अट्रैक्ट्स दिस इलेक्ट्रॉन, तो ये वापस आ जाएगा, इट कम्स बैक। बट अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है फिर ये मूव कर जाएगा, इट विल ओवरकम दिस अट्रैक्शन। तो ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी दैट दे कैन ओवरकम द अट्रैक्शन, उनसे फिर कुछ फोटोइलेक्ट्रिक करंट हो सकता है। There can be small photoelectric current even in the absence of applied voltage due to those electrons which possess sufficient kinetic energy। ठीक है, और अगर कुछ पोटेंशियल अप्लाई कर दें तो अब इधर से अट्रैक्शन ज्यादा हो गई, अट्रैक्शन बढ़ गई, पहले तो थी नहीं, नाउ दे आर बीइंग अट्रैक्टेड। तो जिनमें कम काइनेटिक एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करेंगे, और अगर आप इस वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ा दें तो और ज्यादा मूव करेंगे। एक स्टेज आएगी जब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो मूव करने लग जाएंगे। आफ्टर दैट फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स कांस्टेंट। आप वोल्टेज बढ़ाएंगे भी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड वो तो कांस्टेंट ही है, और जब सारे मूव करने लग गए तो फिर करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब पहले करंट इंक्रीज होगा और फिर सैचुरेट होगा। ध्यान रखना, इस पोटेंशियल से वी कैन मेक ejected electrons move from one side to the other। इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी इजेक्टेड, इजेक्ट नहीं करा रहे हैं, सिर्फ मूव करा रहे हैं। इसलिए एक स्टेज के बाद जब सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे तो उसके बाद फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगा इवन इफ वी इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज। और अगर रिवर्स वोल्टेज लगा दें तो इधर से रिपल्जन होगी एंड देयर विल बी अ शार्प डिक्रीज इन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, और जिस वोल्टेज पर ये करंट जीरो हो जाएगा उसे कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, ये जितना भी हमने बताया इसे, इन सारी बातों को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिटवीन एनोड पोटेंशियल एंड फोटोइलेक्ट्रिक करंट। कुछ ऐसा हो सकता है, even in the absence of applied potential there is small photoelectric current, milliamperes में very small current, and when we increase the applied voltage the current initially increases and then becomes constant, और जब reverse voltage apply करेंगे there is a sharp fall in photoelectric current। the minimum reverse voltage at which the photoelectric current becomes zero is called cutoff voltage or stopping potential। आगे सारी बातें नोट करो, ग्राफ ड्रॉ किया जाए। फिर से जब कोई पोटेंशियल नहीं है कुछ करंट होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे, करंट इनिशियली इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। जब रिवर्स पोटेंशियल लगाएंगे शार्प फॉल इन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, जिस रिवर्स पोटेंशियल पर करंट जीरो हो जाएगा उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज कहेंगे। सो थ्री फैक्टर्स, इंटेंसिटी से करंट इंक्रीज होगा, चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी से करंट कांस्टेंट रहेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और वोल्टेज से करंट में वेरिएशन आएंगी। राइट, एनीबडी हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी? ऑन व्हाट फैक्टर विल द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड? इनको रोकने के लिए हम पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, जितनी ज्यादा स्पीड से आएंगे उतना ज्यादा रिपेल करना पड़ेगा, तो उतनी ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी, रिवर्स पोटेंशियल। इसका मतलब यह स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इनकी स्पीड पर या इनकी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगी, और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर।
आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। यानी फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल में हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का था। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। दिस विल बी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। Very important graph. The factor on which the value of stopping potential depends is frequency of incident light. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दो ग्राफ्स प्लॉट कर रहे हैं। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। आप कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, प्लीज डू आस्क एनी क्वेश्चन दैट कम्स अक्रॉस योर माइंड, नीड टू नो द आंसर, तो पूछें। वी हैव गॉट दैट्स वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तीनों के लिए एक ही वैल्यू है स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो तीनों लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन करंट अलग अलग है, तो डिफरेंट इंटेंसिटीज। फ्रीक्वेंसी सेम है, इंटेंसिटी अलग अलग है। यहां देखें, करंट सेम है तो सेम इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ड्रॉ किया जाए। ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके, इलेक्ट्रॉन्स को अगर एक्सेलरेट करना हो तो क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल। ये इलेक्ट्रॉन है, हम एक्सेलरेट करना चाहते हैं, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। इस पोटेंशियल को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कहेंगे, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी दी है उतनी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में आ जाएगी। ईवी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और आप उन्हें स्लो करना चाहते हैं या रोकना चाहते हैं, तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। वेरी सिंपल। इधर नेगेटिव लगा दें, उल्टा कर दें, ये रुक जाएंगे। इसे डिसेलरेटिंग या स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतनी पोटेंशियल एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ईवी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यानी पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट भी कर सकते हैं और डिसेलरेट भी कर सकते हैं। ठीक है जी,
ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, बहुत जगह यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। यस, हमने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ कुछ ऐसा था, दैट्स न्यू नॉट, कोई वैल्यू ले ले, से दिस इज न्यू, ये कितना होगा, न्यू माइनस न्यू नॉट, दैट्स काइनेटिक एनर्जी, दिस एंगल विल बी थीटा। पढ़ा था हमने काइनेटिक एनर्जी h न्यू माइनस न्यू नॉट, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी बाय न्यू माइनस न्यू नॉट विल बी इक्वल टू h। और डायग्राम से देखना, काइनेटिक एनर्जी बाय न्यू माइनस न्यू नॉट किसके इक्वल होगा, tan थीटा। Slope of this graph gives the value of Planck's constant. Slope gives the value of Planck's constant. और इसे अगर प्रोड्यूस कर लें, ये एंगल थीटा होगा, ये न्यू नॉट, इसे y इंटरसेप्ट कहेंगे। tan थीटा y बाय न्यू नॉट, तो y इक्वल टू h न्यू नॉट या वर्क फंक्शन। तो slope gives the value of Planck's constant and y-intercept gives the value of work function. Very simple, the easiest way we can understand this. Questions आ सकते हैं, ग्राफ आ सकता है, ये डिराइव करना आ सकता है, नोट किया जाए। Right then, we have a similar graph between frequency and stopping potential. That's nu naught, कोई वैल्यू न्यू ले लो, ये क्या होगा, v naught, this will be nu minus nu naught, the angle is theta. पढ़ा हमने काइनेटिक एनर्जी h nu minus nu naught, काइनेटिक एनर्जी मीन्स हाफ एम स्क्वायर, और इस हाफ एम स्क्वायर को EV नॉट लिख सकते हैं। तो V नॉट बाय न्यू माइनस न्यू नॉट विल बी h by E. That's a big difference, a very important point. अगर ग्राफ फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हो, then slope gives the value of Planck's constant. और अगर ये ग्राफ फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में है, the slope gives the value of h by E. ध्यान रखना, इसे प्रोड्यूस करें, सेम कंसेप्ट, ये एंगल थीटा, ये न्यू नॉट, दिस इज y इंटरसेप्ट। तो tan थीटा विल बी y by न्यू नॉट इक्वल टू h by E, तो y इक्वल टू h न्यू नॉट by E और y इक्वल टू वर्क फंक्शन by E। ग्राफ से वर्क फंक्शन निकालना हो, ये y की वैल्यू देख लो और E से मल्टीप्लाई कर दो,
और अगर ग्राफ फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में हो तो y इंटरसेप्ट डायरेक्टली गिव्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। डिफरेंस हमने दोनों इकट्ठे बनाए हैं, एक साथ स्टेप्स लिखे हैं, सो दैट यू गेट टू नो द डिफरेंस, और ये याद रखना है। नोट करो, हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। हाँ जी, नोट किया, आगे बढ़े। So we have a question. राइट, वी आर गिवन अ ग्राफ, और इस ग्राफ से हमें यह बताना है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है और वर्क फंक्शन क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है इनफैक्ट ग्राफ से। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज। आ गया समझ में। वर्क फंक्शन, ये वाई इंटरसेप्ट कितना है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3 नहीं 3, वैल्यू तो 3 है ना, वर्क फंक्शन तो पॉजिटिव ही होगा। सो दिस विल बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। सेम अगर फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में हो तब भी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगी, और इससे क्या आएगा, y इंटरसेप्ट विल गिव wy, तो w निकालना हो तो e इंटू वाई, y इंटरसेप्ट को e से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे वर्क फंक्शन आएगा। ध्यान रखना है अगर ग्राफ फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। ठीक है, नोट कर लिया सबने? हेलो, राइट। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करें, पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करें, कोई भी पार्टिकल्स हो, तो दे स्टार्ट बिहेविंग एज वेव्स। एनीथिंग दैट हैज मास हैज पार्टिकल नेचर। किसी चीज में मास है तो पार्टिकल्स की तरह बिहेव करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं,
इनमें मास होता है, तो दे एक्चुअली आर पार्टिकल्स, बट accelerate them to a high velocity, they start exhibiting wave properties. So that's dual nature of matter. आइंस्टाइन ने बताया था कि एनर्जी पार्टिकल्स में मैक्सिमम इतनी हो सकती है, और प्लैंक ने ये फॉर्मूला दिया। और अगर यही पार्टिकल्स वेव की तरह बिहेव करें तो दोनों को इक्वेट करते हैं। दैट्स एच सी बाय लैम्डा, सी से सी कैंसिल हो गया, तो एम सी इक्वल टू एच बाय लैम्डा, दैट्स मास इनटू वेलोसिटी, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी। दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगलीज wavelength, and this concept is called de Broglie's hypothesis, that when particles are what is de Broglie's hypothesis? When particles are accelerated to a very high velocity, they start exhibiting wave properties, and their wavelength is lambda equal to h by p. हमने माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप्स के डायग्राम्स बनाए थे, एक बार प्लीज उन्हें रिपीट करना उसी मेथड से जो हमने क्लास में सीखा था, और देखना 5 मिनट से कम टाइम में माइक्रोस्कोप का और टेलीस्कोप का डायग्राम बनना चाहिए। और अगर नहीं बन रहे हैं तो फिर दोबारा से सीखें, एक बार फिर से कहेंगे। यस, नाउ वी कैन एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स। जैसे चार्ज पार्टिकल्स उन्हें पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर सकते हैं, और अगर न्यूट्रॉन्स हैं हीट से एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो जरा ध्यान दिया जाए, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है और हम उसे पोटेंशियल से एक्सेलरेट करें तो QV इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होंगी, मींस V will be equal to √2 QV by m। और फिर लैम्डा इक्वल टू h बाई एम बी, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अगर तो क्या आ जाएगा, h बाय m 2 QV बाय m, तो लैम्डा इक्वल टू h बाय 2 m QV या h बाय 2 m e। जैसे न्यूट्रॉन है तो उसमें पोटेंशियल तो दे नहीं सकते, चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल से एक्सेलरेट नहीं होगा, हीट से होगा, एनर्जी से होगा, तो एनर्जी दी हुई होगी। चार्ज पार्टिकल्स में एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकता है, दोनों दिए हो सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये वैल्यूज प्लेस कर दें तो इलेक्ट्रॉन में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। बाकी पार्टिकल्स में यही फॉर्मूले लगेंगे। आप इलेक्ट्रॉन में ये भी लगा सकते हो, ये तो लगा ही सकते हैं, दिस इज इजियर, बट और कोई भी पार्टिकल है उनमें फिर ये फॉर्मूले यूज होंगे। वेल, दिस वेवलेंथ इज आल्सो नोन एज डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। ठीक है, ग्राफ था एक, दैट्स अ ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ एंड 1 by root v, wavelength and 1 by root v for two metals A and B, which has higher mass, मास किस में ज्यादा होगा? These are two particles, किस में ज्यादा होगा? A में। लैम्डा एंड m दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जहां वेवलेंथ कम है उसका मास, it represents higher mass, so A is a particle of higher mass। आ गया समझ में?
एंड वी एंड विद द चैप्टर। चैप्टर में कोई और कंसेप्ट आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट मी टू एक्सप्लेन इस चैप्टर में, कुछ और?